नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी। और आज हम राजस्थान बोर्ड के 12वीं कक्षा भूगोल के भारत में नियोजन प्लानिंग इन इंडिया पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है? पहला क्वेश्चन ही हमारा ये है, हम दैनिक जीवन में कोई भी छोटा से छोटा कार्य या बड़ा से बड़ा कार्य करते हैं तो नियोजन करते हैं। अर्थात नियोजन में किसी कार्य की पूर्व तैयारी, रूपरेखा बनाना, फ्रेमवर्क बनाना और उसके क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन करना, ये नियोजन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। यह हम देख रहे हैं कि हम विकास के लिए और केंद्रीय स्तर पर अपनाई गई समस्त योजना, उनकी क्रियान्वित समीक्षा का अध्ययन करते हैं। नियोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खंडीय नियोजन और दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का मतलब होता है हम सेक्टर वाइज अगर अर्थव्यवस्था के या किसी देश के अध्ययन करें। जैसे कृषि का कुछ प्लानिंग बनाए, सिंचाई के लिए कुछ प्लानिंग बनाए, उद्योग के लिए, ऊर्जा के लिए, परिवहन के लिए, संचार, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अगर अपन प्लानिंग बनाए तो वो खंडीय नियोजन कहलाता है। और सेकंड यहाँ पे प्रादेशिक नियोजन का मतलब उसके प्रदेश के समस्त संसाधनों का उचित उपयोग और विकास के लिए कार्यक्रम बनाए। यह क्वेश्चन आता है कि प्रदेश क्या होता है? एक समग्र विशेषताओं को धारण करने वाला विस्तृत क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। भारत में जो नियोजन है वो केंद्रीय नियोजन, और नियोजन का जो कार्य है भारत में वो प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग को सौंपा गया है। और वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया। नियोजन से किसी क्षेत्र के संसाधनों का इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और ये जो नियोजन है दीर्घावधि में लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास का है, लोगों की गरीबी को दूर करना, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और देश के बहुमुखी विकास करना और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने हेतु नियोजन अपरिहार्य है। भारत में नियोजन तंत्र को देखते हैं। यहाँ पे भारत में नियोजन में सबसे पहला जो अपना योजना आयोग है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा गठन किया गया और ये एक सलाहकारी और वैधानिक संस्था है। यहाँ पे वैधानिक और संवैधानिक संस्था में भी अंतर पता होना जरूरी है। संवैधानिक संस्थाएं वो है जिन्हें का निर्माण संविधान निर्माण के दौरान हुआ, अर्थात उनका उल्लेख संविधान में मिलता है, वो संवैधानिक संस्था। और वैधानिक संस्था जो विधि द्वारा कानून बनाकर संसद में लाके प्रस्तावित की गई वो वैधानिक संस्था है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रमुख कार्य देश के भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, संसाधनों का अनुकूलतम प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विकास योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, उसी के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना, नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना और सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं से अवगत कराना, योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना, केंद्र और राज्य सरकार को अन्य सभी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुझाव देना। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग और राज्यों के बीच में समन्वय बनाने रखने हेतु इसका निर्माण किया गया। तो जब यहाँ पे योजना आयोग की और राज्यों के बीच में समन्वय की आती है तो इसमें प्रधानमंत्री हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसका कार्य, प्रमुख कार्य क्या क्या है कि ये राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करता है, उसका अध्ययन करता है, अंतिम रूप देता है और स्वीकृति प्रदान करता है। एनडीसी की स्वीकृति के बाद योजना देश में लागू होती है। तो यहाँ पे आता है कि योजना आयोग योजना बनाएगा और उसकी स्वीकृति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। योजना आयोग की प्राथमिकताओं के निर्धारण में ये परामर्श देता है, विकास की आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करता है और योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करता है। थर्ड नंबर जो इसमें है राष्ट्रीय आयोजना परिषद, नेशनल। यहाँ पे जो काउंसिल है, इस परिषद का जो गठन है प्रत्येक योजना निर्माण के समय किया जाता है। इसमें ख्याति प्राप्त इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और अन्य विषय विशेषज्ञ सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात ये गैर राजनीतिक एक्सपर्ट जो कमेटी है वो है। तो यहाँ पे 3 कमेटियां हमने देखी, योजना आयोग संस्था, राष्ट्रीय विकास परिषद ये समन्वय का कार्य करती है और राष्ट्रीय आयोजना परिषद इनको विभिन्न सेक्टर्स का सलाह देने का कार्य करती है। भारत में जो ये पंचवर्षीय योजनाओं में जो नियोजन है
इनकी जो प्रेरणा थी वो सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों से ग्रहण करी। और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास में वृद्धि करना, आर्थिक असमानता को दूर करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, विदेशी मदद पर निर्भरता कम करना, ऐसे काफी सारे उद्देश्यों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई। और उनमें हर योजना में भारत की जो प्राथमिकताएं हैं वो चेंज हुई है, क्योंकि उस समय विशेष की परिस्थिति, अर्थव्यवस्था और विभिन्न वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और भारत की आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो परिवर्तित हुई है। जैसे यहाँ पे अलग अलग योजनाएं दे रखी हैं इस टेबल के अंदर। पहली योजना 1951 से 56 में बनी। इसका लक्ष्य 2.1 रखा और प्राप्त विकास दर 3.7 रही, अर्थात विकास से ज्यादा जो हमने लक्ष्य रखा उससे ज्यादा प्राप्त किया। और निवेश 1960 करोड़ रुपए में किया और प्राथमिकता के क्षेत्र इसमें कृषि, सिंचाई और विद्युत रहे। ऐसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भारी उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न पे दिया। चौथी के अंदर हमने यहाँ पे कृषि और सिंचाई पे दिया। पांचवी पे जन स्वास्थ्य, समाज और कल्याण पे गरीबी हटाने का DDP, DNAP जैसे प्रोग्राम लगे। इस तरह अलग अलग जो योजनाएं हैं उनमें हमारी प्राथमिकता चेंज हुई। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित, समावेशी और संपोषणीय विकास पर हमने जोर दिया। यहाँ हम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य और उपलब्धियां देखते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 1951 से हुई। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में लागू हुई, इसको देखते हैं। योजना के निर्माण के समय देश के समक्ष द्वितीय विश्व युद्ध था। विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसके फलस्वरूप देश की बिखरी हुई अर्थव्यवस्था थी। शरणार्थियों का तेजी से प्रवाह हुआ, मुद्रास्फीति थी, खाद्यान्न की समस्या थी। ऐसी काफी सारी समस्याओं के बैकग्राउंड के अंदर भारत को विकास करना था। और मेन जो विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसमें कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और कुल प्रस्तावित व्यय का 1/4 इसके लिए निर्धारित किया गया। साथ ही सामाजिक कल्याण के कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा पर भी विकास को महत्व प्रदान की गई। इसमें जो उपलब्धि रही है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये काफी सफल रही। राष्ट्रीय आय में 18%, प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन 23 लाख किलोवाट से बढ़कर 34 लाख किलोवाट हो गया। अर्थात ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये देश की मृतप्राय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में सफल रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 5 साल का। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात शुरू हुआ। ये PC महालनोबिस द्वारा तैयार की गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 4,672 करोड़ रुपए था, जिसका 23% भाग विदेशी सहायता से पूरा किया गया। इसमें तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। देश के आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय परियोजना इसमें परिवहन, संचार के साधनों को विकास को दी गई। इसकी जो उपलब्धि है कम है, राष्ट्रीय आय लक्ष्य 25% रखा हमने, उससे 20% रही, यानी कम रही। विकास दर 4% रही। प्रति व्यक्ति आय 15% के मुकाबले 11% रही। ऐसे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। ये 1961 से 66 तक की थी। 2 पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात देश में आर्थिक नियोजन हेतु एक उपयुक्त वातावरण बन चुका था और आत्मनिर्भरता और स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय आय 5 से 6% करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आधारभूत मूलभूतों का देशीय आधार पर विकास करना, आय और संपत्ति के अवसरों की समानता बनाए रखना, देश की मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हुए रोजगार में वृद्धि करना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। ऐसी जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। ये 1969 से 74 तक रखी। इसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और इसमें औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके बाद कृषि विकास, परिवहन, संचार विकास को प्राथमिकता दी। योजना अवधि में मूल्य में वृद्धि देखने को मिली, जिसका लाभ किसान, बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों ने उठाया। यहाँ पे बीच में हमारे तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की 3 वार्षिक योजनाएं आई थी 1966 से 1969।
इसका मुख्य कारण था विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता, मूल्यों में लगातार वृद्धि, सूखा और अकाल पड़ना, विदेशी आक्रमण, 1962 का चीन युद्ध, बढ़ती हुई लागतें, तृतीय योजना की असफलता रहे थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 में प्राप्त हुई। ये जब ऐसे समय प्रारंभ हुई जब देश में 1973 में हुई तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वृद्धि से हताहत था। देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। कीमतों के बढ़ने से देश में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी की समस्या अपनी चरम बिंदु थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में शुरू हुई। ये 1 अप्रैल 1979 से 80 की अवधि को संक्रमणकालीन योजनाएं कहते हैं। इसमें कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, कृषि सहायक क्षेत्रों पर कुल परिव्यय का 27% खर्च किया गया। उसका उद्देश्य गरीबी निवारण और बेरोजगारी की दर में कमी करना। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि गरीबी निवारण कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा? छठी पंचवर्षीय योजना। इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में शुरू हुई। यह 5 साल की अवधि थी और इसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना और उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी रोजी रोटी उत्पादकता, इसके 3 मुख्य बिंदु थे। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं पर सीधा प्रहार डाला। उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाएं, 1 वर्षीय योजनाएं बनी 1990 से 92 की। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से 97 के मध्य शुरू हुई। इसमें शीत युद्ध का अंत हुआ, स्वतंत्र बाजार, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था और आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ। इसके मुख्य जो लक्ष्य थे, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, लोगों को संक्रमित सहयोग, प्रेरणा और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, पेयजल, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ये इसके लक्ष्य रखे गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय हालात में सुधार लाना, दीर्घकालिक नीति तैयार करना, केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना। यहाँ पर इसमें जो प्राथमिकताएं थी, सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र को, दूसरा सामाजिक सेवाओं को और तीसरा यहाँ पे कृषि संबंधी कार्यक्रमों को वरीयता दी गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना एक योजना न बनाकर इंपॉर्टेंट बात 2002 से 2007 के मध्य थी, सुधार योजना बनाने का प्रयास किया गया। इसकी व्यय की राशि पर जोर देने के बजाय उन क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों पर बल दिया जिनसे वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और इसका जो लक्ष्य था, विकास दर 8% रखा गया और अगले 10 साल में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना प्रस्तावित रखा। और यहाँ जो प्राथमिकताएं हम देख रहे हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र को दी गई, सामाजिक सेवाओं को द्वितीय और कृषि और संबंध आर्थिक क्रियाओं को तृतीय वरीयता प्रदान की गई और इसमें 4 मुद्दों पर जोर दिया और 4 उप समितियों का गठन किया। ई गवर्नेंस में सुधार, निवेश को उचित माहौल स्थापित करने, आंतरिक व्यापार की बाधाओं को दूर करने, वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से पंचायतों को सुदृढ़ बनाने से संबंधित होगी। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012। इसमें तीव्र और समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। 9% विकास का लक्ष्य रखा। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्रत्येक गांव को टेलीफोन, 2012 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ना रहा, इसके मुख्य लक्ष्य थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% जो लक्ष्य रखा, परंतु विश्व अर्थव्यवस्था के कारण मंदी के दौरान योजना आयोग ने विकास दर घटाकर 8.2% कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो पॉइंट आता है, क्षेत्रीय नियोजन। पंचवर्षीय योजनाओं में अभी तक हमने देखा ये सब खंडीय नियोजन थे कि कृषि के क्षेत्र के अंदर कितना विकास करना, उद्योगों में कितना करना, परिवहन में कितना करना, संचार में। लेकिन अब हम क्षेत्रीय नियोजन की बात करेंगे कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर किस प्रकार से हम प्लानिंग करें कि वो क्षेत्र अपनी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताओं के होते हुए कैसे विकास करें। और यहाँ हम देखते हैं कि भारत ही नहीं, विश्व के अंदर विभिन्न क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से अलग अलग, उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक दशाएं अलग हैं, तो इनके विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं और जो तरीके हैं विकास के वो भी अलग अलग हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्षेत्रीय नियोजन में इसके क्या कारण हैं भारत में क्षेत्रीय नियोजन।
भारत एक जनतांत्रिक संघीय प्रणाली है, राज्यों को स्वायत्ता प्राप्त है और इन राज्यों को योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका है। केंद्रीय नियोजन से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है और निचले स्तर की समस्याओं की अनदेखी होती है और बहुस्तरीय नियोजन से इसका समाधान के प्रयास किए जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई, वो उसका जो मूल लक्ष्य था वो था बहुस्तरीय नियोजन और इससे देश की गरीबी निवारण की समस्या का एक समाधान हो सकता है और जनता की सीधी भागीदारी से इस समस्या का पूर्ण समाधान ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं प्रादेशिक असंतुलन। भारत में प्रादेशिक विषमता का लंबा इतिहास रहा। स्वतंत्रता के समय देश के तीव्र प्रादेशिक असंतुलन विद्यमान था। केवल कुछ ही राज्य कृषि और उद्योगों की दृष्टि से आगे थे। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य प्राकृतिक संसाधन संपन्न होते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। केवी सुंदरम जो अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक के द्वारा 14 चरों का उपयोग करते हुए अविकसित भारत में निम्न और अति निम्न वर्ग की पहचान की और उन्होंने 5 सूखाग्रस्त समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की। उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी मध्य भारत की जनजातीय मेखला, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और 5 नंबर पे यहाँ पे पारिस्थितिक दृष्टि से असंतुलित क्षेत्र, सूखा पर्वत, मरु क्षेत्र, खड्डे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। ऐसे ही प्रोफेसर मोनी ने 1991 के आंकड़ों के आधार पर 38 शहरों की सहायता से जनपदीय स्तर पर देश के विकास के स्तर को मानचित्रित करने का प्रयास किया। सबसे पहले हम यहाँ पे मरु विकास कार्यक्रम को देखते हैं, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो मूल उद्देश्य था, मरुस्थल के प्रसार को रोकना, स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करना। इसमें पुनः स्थापन, बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण, मृदा और जल के संरक्षण में सुरक्षा पेटियां लगाना, जल संग्रहण की तकनीकें अपनाना इस कार्यक्रम की रणनीति थी। चारागाह के अलावा चारा, फसल, ईंधन, चारा हेतु वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। यानी मूल जो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे मरुस्थल है, तो मरुस्थल के लिए हम कैसे मरुस्थलीकरण को प्रसार होने से रोकेंगे। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में प्रारंभ किया गया। ये राजस्थान के 16 जिलों 85 खंडों में चल रहा है। आंध्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में इसका सारा भाग केंद्र द्वारा उष्ण मरु क्षेत्र में 50% वहन किया जाता है और अप्रैल 1995 में इसे जल संपर्क विकास कार्यक्रम में समाहित कर लिया गया। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे। भारत में जनजातियां कुल जनसंख्या का 8.6% है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा जनजातियां रहती है, 94.80%, मिजोरम में 94.43%, नागालैंड तीसरे स्थान पे, मेघालय चौथे स्थान पे, अरुणाचल 5वें स्थान पे। इस तरह लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य आ रहे हैं वहाँ पे जनजातियां ज्यादा पाई जाती है। ऐसी दादरा एंड नगर हवेली और देश के 12 अन्य राज्यों में जनजातियां पाई जाती है। इन जनजातियों का अगर हम समूहन देखें तो ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, मेघालय की गौरवी, अंगलों का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अरावली, आबू कोटला, विंध्य की पहाड़ी की पूर्वी भागों के बीच पश्चिमी घाट और हिमालय की उच्च घाटी में पाया जाता है। देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी उपयोजनाएं TSP क्षेत्रों की पहचान की गई। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्वतीय विकास कार्यक्रम। भारत का लगभग 17% क्षेत्र पर्वतीय है और जहाँ देश की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। मोटे तौर पर ये क्षेत्र 2 प्रकार के, पहले तो वो राज्य हैं जो संपूर्ण पर्वतीय राज्य हैं और दूसरे वो जिनके किसी भाग में पर्वत है। पहले वर्ग में उत्तर पूर्व के राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड सम्मिलित है। ये विशिष्ट श्रेणी के राज्य कहलाते हैं। इनके खर्च का बड़ा भाग केंद्रीय सहायता द्वारा पूरा किया जाता है और संसद के द्वारा अधिनियम लाके 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में ऊर्जा उत्पादन, सड़क निर्माण, कृषि, पशुपालन, मत्स्यिकी आदि अंतर प्रादेशिक कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे वर्ग में वो राज्य आते हैं यहाँ पे जिनके कुछ भाग में पर्वत है, जैसे असम, कार्बो एंगलोंग, उत्तरी कछार जिले, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला 2 भाग सम्मिलित है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरल, राजस्थान जैसे राज्यों में है। इनकी समस्याएं जो पर्वतीय क्षेत्रों की होती है वो मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है। इनकी सलाह करती, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बनाते हैं, जैसे बागवानी, बागान कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी और मृदा संरक्षण
और ग्रामीण उद्योग पर बल दिया जाता है। यहाँ पर पशुपालन कार्यक्रमों को प्रमुखता दिया जाता है। पशुओं को चारा की उपलब्धता ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, जिससे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु उत्पादों के प्रसंस्करण भी। पर्वतीय क्षेत्र ऐसे उद्योगों के लिए भी उपयुक्त होते हैं जिनके लिए प्रदूषण रहित पर्यावरण, शीत जलवायु की जरूरत हो, उच्च दक्षता, मूल्य अभिवृद्धि की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, घड़ी निर्माण, औषध निर्माण, ऑप्टिकल ग्लास आदि प्रमुख है। कुटीर उद्योग के तौर पर यहाँ पे हथकरघा उद्योग यहाँ पर काफी प्रमुख है। पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर हिमालय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ औषधियाँ, फल फूल, वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस तरह यहाँ हमने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और यहाँ इनकी जो जनजातीय क्षेत्रों की प्लानिंग है, विकास की जो योजनाएं हैं, वो क्षेत्रीय नियोजन की दृष्टि से अलग अलग होती है। और इसी कारण हमने यहाँ क्षेत्रीय नियोजन के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया, ताकि ये बहुस्तरीय नियोजन है, लोगों का भागीदारी को ये बढ़ाता है, ताकि लोग अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं में खुद भागीदार बन सके। इस तरह हमने देखा यहाँ पे कि भारत में जो नियोजन है, वो नियोजन दो प्रकार का देखा हमने, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।